सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगी, मेरे पीछे एक बलून तो नज़र आ रहा है आप लोगों को, लेकिन मैं चाहूँगी अगर थोड़ा सा आप सेट को दिखाएं, कैमरामैन हमारे थोड़ा वाइड करके दिखाएं, तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे जश्न आज़ादी का दिन करीब आ रहा है, 14 अगस्त करीब आ रही है, तो हम हर जगह शहर में देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं कि झंडियाँ लगाई जा रही हैं और पुरजोश तरीके से जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। तो आप ये देख सकते हैं, मेरे भी सेट पे आज हमने कुछ चेंजेस की हैं और हम भी आज इस तरह जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और 14 अगस्त तक हम ऐसे ही अपने सेट को जो है वो सजा के रखेंगे ताकि हम भी इंडिपेंडेंस डे भरपूर तरीके से आप लोगों के साथ एंजॉय कर सकें। आज से हमने सेट को भी तब्दील कर दिया है, जैसे कि जो सब्ज रंग हम सब जानते हैं, आपको सेट पर ये बलून्स भी नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के और ग्रीन कलर के। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान की डायमंड जुबली और हम सब पुरजोश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और यौम आज़ादी हम सब मिलके मनाएंगे। बल्कि हमने आपके लिए एक बहुत अच्छा सा शो भी प्लान किया है। संडे को 14 अगस्त वाले दिन हम आपसे भी मिलेंगे। यौम आज़ादी वैसे तो हमें उन कुर्बानियों की याद दिलाती है जो क़याम पाकिस्तान के लिए हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने दी थी, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 75 साल बाद भी हम उनकी कुर्बानियों से कुछ ज़्यादा सीखे नहीं हैं। अपने हाल को हम आज भी रो रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हमारा माजी बहुत शानदार था, जो वाकई था, लेकिन हाल बिल्कुल ही बेहाल है और मुस्तकबिल भी कुछ ज़्यादा अच्छा हमें दिखाई नहीं देता है। मैं यहाँ किसी को कोई मायूस नहीं कर रही, कोई मायूसी फैलाना नहीं चाहती, लेकिन इस सब की वजह दरअसल हमारे ख़ुद के रवैये हैं। खुसूसन मैं कहूँगी कि हमारे हुक्मरानों के रवैये हैं, जो जब पावर में आते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उन्हें खुदा को भी जवाब देना है जिसने उन्हें ये पावर दी है। बेशक अल्लाह के हुक्म से ही सब कुछ होता है, उसका हुक्म था तो उसने उन्हें पावर दी, लेकिन वो ये भूल जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की बीवी को गिरफ्तार किया गया, नहीं किया गया, ये खबर सही है या नहीं है इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन जो कुछ कल उसकी ड्राइवर की बीवी के साथ हुआ है, उनको गिरफ्तार किया गया और फिर साथ साथ उनकी बेटी के साथ किया गया, यानी कि नन्ही आयत के साथ जो भी कुछ हुआ, इस वक्त यौम आज़ादी से पहले हकीकी आज़ादी का शहरी बन गई है वो। इस हवाले से तफसीली बात भी हम करेंगे, लेकिन आपको मैं ये बताती चलूँ कि जिस तरह से उस बच्ची ने, एक 10 महीने की बच्ची ने पूरी रात रोते बिलखते सिसकते उस जेल में गुजारी है, कि कहाँ की आज़ादी है। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन पहले नज़र डालते हैं हम आज की बड़ी खबर पे। यौम आज़ादी से पहले हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद, नन्ही आयत तहरीक का चेहरा बन गई। सोशल मीडिया उठ खड़ा हुआ, मरियम नवाज भी चुप न रह सकी। रिलीज बेबी गर्ल टॉप ट्रेंड है। पीटीआई की आज़ादी जलसे की तैयारियां उरूज पर, 13 अगस्त को बताएंगे कि हकीकी आज़ादी क्या होती है। खान साहब ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। ई कॉमर्स मुश्किल में फंसी मईशत को निकालने का बेहतरीन रास्ता, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाए। दराज के डायरेक्टर डिजिटल पेमेंट्स हमारे मेहमान होंगे आज। और गुजरांवाला का नौजवान बहादुरी और हिम्मत की मिसाल बन गया। डकैती की कोशिश नाकाम बनाई, लुटेरों को भी जेल की हवा खिला दी। हीरो पाकिस्तानी से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी जनाब, लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ादी जलसे की तैयारियां उरूज पर हैं और अब इस तहरीक को एक चेहरा मिल गया है आयत की सूरत में। शहबाज गिल के ड्राइवर की बेटी, जिसकी मां के साथ पुलिस उसको भी उठा कर ले गई है और वो पूरी रात उसने जेल में गुजारी, और अब ये चेहरा पाकिस्तान में एक हकीकी आज़ादी की तहरीक की एक पहचान बना हुआ है और लोग सब मिलके उठ खड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि मरियम नवाज भी बोलने पर मजबूर हो गई हैं और सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है और बहुत से लोगों ने ट्वीट्स भी की हैं। कुछ ट्वीट्स आपको दिखाते हैं, पहले आप देखिए। जी ये देखें, आप देख सकते हैं पहली ट्वीट हमारे सामने है और आप ये देख सकते हैं, इसमें कहा जा रहा है क्लियरली कि इन पाकिस्तान रिच पीपल आर फ्री बट पुअर पीपल गेट अरेस्टेड बाय पुलिस। वाइफ एंड डॉटर ऑफ शहबाज गिल्स ड्राइवर हैव बीन सेंट इन जेल, शेम।
कितना अफसोसनाक बात है। आप देख सकते हैं फ़र्क भी दिखाया गया और क्लियरली लिखा गया है कि अपने बच्चे महल के अंदर और गरीबों के बच्चे जेलों के अंदर, कोई पुरसाने हाल नहीं। और ये देखिए एक और इस सोनिया खान का एक ट्वीट है, ये जस्टिस फॉर आयत, इस बच्ची के ऊपर भी कहा जा रहा है बच्चे के जस्टिस फॉर आयत। और ये देखिए मरियम नवाज ने भी इस पे ट्वीट किया, जब ये ट्रेंड टॉप ट्रेंड बना तो मरियम नवाज भी खामोश ना रह पाई। उन्होंने लिखा है, मरियम नवाज शरीफ लिखती हैं कि मेरी इत्तलात के मुताबिक बच्ची साथ नहीं है, मगर बच्ची की मां को भी रिहा कर देना चाहिए। मैंने राणा साहब से बात की है, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ ज्यादती करने वालों के साथ भी नहीं। ये तो ट्वीट्स आपने देखी और बाकी सबने सच अ पेनफुल सीन इन पाकिस्तान एंड आई एम लिटरली क्राइंग। बच्ची की वीडियो पिक्चर लगा के भी काफ़ी सारे लोगों ने ट्वीट की है और आप देख सकते हैं कि ये वाकई जुल्म की इंतहा हो गई है कि अगर एक 10 महीने की बच्ची है, उसकी माँ को आपने उठाया है, तो उसके साथ साथ आपने एक 10 माह की बच्ची को भी उठा लिया है और ज़रा सा भी रहम नहीं आया, यानी कि आपने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जुल्म के ना। ये तो हद ही हो गई है। खैर इस पे तो हम दुआ करते हैं कि उसकी माँ को भी रिहा कर दिया जाए, क्योंकि एक 10 महीने की बच्ची माँ के बगैर तो रह ही नहीं सकती। और ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर आप जिसको ढूंढ रहे, जिसकी तलाश कर रहे हैं, आपको वो शख्स नहीं मिला तो आप उसकी बीवी और बच्ची को उठा के ले जाएं। ये तो खैर हद ही हो गई है हर चीज़ की। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को थोड़ा सा अक्ल और शऊर दे, थोड़ा सा एक मैं कहूँगी कि रहम भी दे और दिल भी दे कि एटलीस्ट मासूमों के साथ तो इस तरह की ज़्यादतियाँ ना की जाएँ। फिल वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राव रिजवान इस्लामाबाद से, और उनसे मैं जानना चाहूँगी कि इस वक्त बच्ची की क्या सिचुएशन है, बच्ची कैसी है, बच्ची की क्या हालत है, क्योंकि सुबह तक हमें ये अपडेट पता चली थी कि बच्ची रात भर रोती और बिलखती सिसकती रही है। तो राव रिजवान प्लीज़ हमें अपडेट कीजिएगा इस वक्त कि बच्ची कैसी है, मुझे सबसे पहले ये बताएं आप। इंतहा है कि जब ड्राइवर को नहीं पकड़ा गया तो बीवी और उसकी बच्ची और स्कूटी के ऊपर लगा के ले पड़ा। उसके बाद जो है जो उनकी मां भी राव रिजवान आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। हम दोबारा से कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की राव रिजवान को, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है उनकी। खैर हमारे साथ लॉ चीफ खाबर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी खाबर अब्बास बताइएगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से आयत की माँ के साथ आयत को भी पूरी रात जेल में रखा गया है, सबसे पहले मुझे बताएं इस बारे में आप क्या कहेंगे। वर्दा देखिए, दुनिया भर में कहीं भी ये कानून नहीं है कि जुर्म कोई करे और उसके लिए गिरफ्तार किसी को किया जाए, खा वो उसका कोई अजीज़ हो, कोई रिश्तेदार हो या उसके साथ कोई भी ताल्लुक़ हो। आप उससे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तफ्तीश कर सकते हैं, और उस तफ्तीश के लिए भी बाकायदा तौर पर जो है वो अदालतों से इजाज़त लेना पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी के भी घर में घुसें, आप उसे पकड़ें, आप उसे कहें कि यहाँ पर कोई मुजरिम आया था, यहाँ पर कोई मुलजिम आया था, यहाँ से वो गुजर रहा था या उसका परछाया आप पर पड़ा था, तो लिहाजा आप भी जिम्मेदार हैं। और बिल्कुल जो अफराद जो हैं ऐसे मामलात में इन्वॉल्व हो, क्रिमिनल एक्टिविटी में जिन्होंने जुर्म किया, उनको सख्त तरीन सजाएं भी मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक, उनकी गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए। मगर इस तरह के मामलात कि आप जो है वो किसी को पकड़ने के लिए घरों में घुसें और वहां से अहले खाना को भी गिरफ्तार कर लें और उसके साथ ये जो बच्ची है, ये इंतहाई अफसोसनाक और जो है वो तकलीफ दे अमल है कि बिल्कुल मासूम बच्ची, छोटी बच्ची 10 महीने की, सिर्फ 10 माह की बच्ची और मदर फीड पे है वो। बिल्कुल वर्दा कि अगर आपने उनकी बीवी से पूछगिछ करनी है, बिल्कुल कीजिए। अगर आप करना चाहते हैं कानून के मुताबिक कीजिए। आप जो है वो खवातीन कांस्टेबल्स ले जाइए, अपने साथ खवातीन की नफरी ले जाइए, वो उनसे बात करें या उनको जो भी उनसे बात करना चाहते हैं वो उनसे बात करें। उस बच्ची के और उस फैमिली के एहतराम को मलहूज़े खातर रखा जाए। ये हम किसी एक के लिए बात नहीं कर रहे हैं, सबके लिए आवाज़ उठाते हैं। अगर किसी के साथ भी ये होता है। खाबर साहब हमारे साथ रहिएगा। राव रिजवान हमारे साथ दोबारा लाइन पे है। मैं राव रिजवान से जानना चाहूंगी कि इस वक्त वो वहाँ बाहर मौजूद है। मैं पूछना चाहूंगी कि राव रिजवान प्लीज बताइएगा, अपडेट कीजिएगा कि बच्ची कैसी है इस वक्त। बच्ची जो है इस टाइम पुलिस की कस्टडी में है और आज दोबारा जो है कोर्ट के सामने मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो है उनकी जमानत जो है मनसूख कर दी गई थी और पूरी रात जो है बच्ची और उसकी वालदा और उनके बरादर नस्बी जो है ड्राइवर के, उनको हवालात में गुजारनी पड़ी और बच्ची और उसकी माँ जो है रात को पुलिस की कस्टडी में। लेकिन पुलिस भी अजीब मंतक है, कभी पुलिस की तरफ से बयानात आ रहे थे कि जी वो हमारी कस्टडी में नहीं, हवालात में है, और जब हवालात से बात की गई तो उनका यही कहना था कि पुलिस थाने में है। तो पूरी रात जो है बच्ची और उसकी वालदा जो
है वो हवालात में उन्होंने गुजारी है, तो आज उनको दोबारा जो है पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ से नून लीग के जो रहनुमाओं के भी जो है मैसेज और टिकर आ रहे थे कि ये गलत हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है किसी किस्म की जो है उनको मराहत नहीं दी गई। पूरी रात उनको हवालात किसी ने कान नहीं धरा उनकी बातें। मरियम नवाज ने भी ट्वीट की है, लेकिन तब भी कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ है। कहाँ तो जो है वो एक ट्वीट पे इंटरनेशनल जानवरों के बैन खाने खुल जाते हैं, मगर बच्ची के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा खैर आओ ये बताइएगा कि आज शहबाज गिल की भी पेशी हुई है, तो उसमें भी कोई बच्ची का जिक्र हुआ कि नहीं हुआ? कि ऐसा क्यों किया जा रहा है बच्ची के साथ या माँ के साथ, क्यों पकड़ा हुआ है इनको? कहीं का कानून तो है नहीं है। जी, शहबाज गिल साहब भी जो है इस समय अदालत में पेश हो चुके हैं। उनकी पुलिस ने जो मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा की, जिस पे अभी बहस जारी है, उनका ये पुलिस का ये कहना था कि उनका मोबाइल उनकी गाड़ी में रह गया, दूसरा उनके पास मोबाइल फोन अभी तक बरामद नहीं है और वो पेपर बरामद नहीं हुआ है। तो शहबाज गिल ने अदालत के सामने बात कहना शुरू की, मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है। उन्होंने अपनी कमीज उठाकर जो निशानात भी दिखाए कि आप निशानात चेक कर सकते हैं कि मुझे फिजिकल चेकअप के लिए नहीं लेके जाया गया, वकला से भी नहीं मिलने दिया गया, मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया जा रहा है। शहबाज गिल ने पुलिस के मेडिकल चेकअप के दावे की अदालत में तरदीद कर दी। उन्होंने जो अपने निशानात भी दिखाए कि ये आप देख सकते हैं कि मुझ पर किस तरह का तशद्दुद किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि अपनी अफवाज के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी बात करूं। जाली मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है, मैं प्रोफेसर हूं, क्रिमिनल नहीं हूं, मुझे थाना कुसार में भी रखे नामालूम मकामात पे रखा गया है। जबकि मुझसे सवालात ये पूछे जाते हैं कि साबका वज़ीर-ए-आज़म खाते क्या थे, मैं वफाकी काबीना का मेंबर हूं, मेरा फर्जी मेडिकल भी कराया जा रहा है। जबकि पुलिस की बार बार सजा यही है कि इनका मजीद जो है हमें जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ड्राइवर के उनके पूछने पर जहांगीर जदून जो है उनका ये कहना था कि अभी तक पॉलीग्राफिक इनका टेस्ट करवाना है कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप हमने रसाई हासिल करनी है, तो इसलिए हमें मजीद इनका जो है रिमांड दिया जाए। जिसपे जो है जो शहबाज गिल की जो वकला है उन्होंने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। उनका यही कहना है कि हमारे जो मौक़िफ़ को जो है इनको सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राव, आपने हमें अपडेट किया। हम जो देख रहे हैं कि जिस तरह से पासदारी की जा रही है, ये पासदारी की भी जा रही है, नहीं की जा रही है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप देखिए कहीं किसी कानून में खावर हमारे साथ हैं, राइट खावर जी, खबर हमारे साथ ही रहिएगा। ये तो हमें एक हकीकी आज़ादी का वाकई एक चेहरा मिल गया है। जैसे हम देखते थे पहले जब पाकिस्तान को हमने वाकई एक आज़ाद मुल्क बनाया था, जो कुर्बानियाँ हमारे बड़ों ने दी थी, हमारे बुजुर्गों ने दी थी, वाकई अब ऐसा लग रहा है कि हकीकी आज़ादी का हमें एक दोबारा से एक नया चेहरा मिल गया और हम वैसे ही सिनेरियो का सामना कर रहे हैं, वैसे ही एक सर्कल बना के हमारे सामने पेश किया गया है, वैसे ही हम लड़ रहे हैं, हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमारी माएँ कुर्बानियाँ दे रही हैं, हमारी बच्ची कुर्बानी दे रही है। आयत एक हकीकी आज़ादी का चेहरा बन गई है। खबर मैं इससे आपके पास आऊंगी इस बारे में बात करने के, लेकिन फिलहाल हम रुक करते हैं लाहौर का। हमारे नुमाइंदे वहां पे जाफर बिन यार मौजूद है। जब आज़ादी की बात हो रही है तो वहां जाके उनसे पूछती हूँ कि हॉकी ग्राउंड में क्या हो रहा है इस वक्त। जाफर बिन यार, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, जो लाहौर का हॉकी स्टेडियम है वो आजकल मीडिया की जीनत बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल ये दावा किया जा रहा है कि बड़ा जलसा यहाँ पे हॉकी स्टेडियम में होगा और आज़ादी की जो सेलिब्रेशन है वो हॉकी स्टेडियम में की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को दावत दी गई है और कहा गया है कि लाजमी इस जलसे में शिरकत करें, क्योंकि ये हकीकी आज़ादी है और हकीकी आज़ादी हम अच्छे भरपूर तरीके से मनाएंगे। मैं इस वक्त लाहौर के हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूँ, मेरा कैमरामैन जहांजेब आपको दिखाएंगे। ये वो हॉकी स्टेडियम है जहाँ पे कल लाखों की तादाद में मजमा जमा होगा, लाखों की तादाद में पाकिस्तानी आएंगे, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान से ये दावा किया जा रहा है कि लोग आएंगे। मेरे कैमरामैन जहां साहब आपको दिखा रहे हैं कि तैयारियां भरपूर किस्म की जारी हैं। यहाँ पे सामने स्टेज बनेगा, ये सारा स्टेडियम वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ लाखों की तादाद में लोग बैठने की गुंजाइश है और वो बैठेंगे। कल जिस तरह कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आएंगे। लाहौरिये आपको पता है कि वैसे ही बड़े जोशीले होते हैं और खां की आवाज़ पे तो वो जिस तरह निकलते हैं उसको बयान करना मुश्किल, और ये अब कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि लाहौर जो तख्ते लाहौर कहा जाता था कि नून लीग का है, वो अब नून लीग के हाथ से निकल गए, क्योंकि हमने जितने भी जलसे कवर किए हैं पीटीआई के वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आते हैं, कारकुनान आते हैं पीटीआई के से जिनका तल्लुक होता है, उनमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब लोग आते हैं। और सबसे अहम बात वर्दा उसमें ये होती है कि अगर उनको तला नहीं भी दी गई होती, कोई मरकजी कायदीन की जानिब से नहीं बताया होता कि आपने, हमारे साथ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, किसी को नहीं पता होता तब भी एक दूसरे से पूछ के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में पहुंचते हैं। जिस तरह की तादाद हमें देखने को मिलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में, उन्होंने अपना खुद का ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है अपने तमाम जलसों में। खावर की जानिब रुख करते हैं। खावर, बताइएगा आपको क्या लग रहा है, कैसी तैयारियां चल रही हैं फिलहाल आज़ादी जलसे के बारे में?
वर्दा इस वक्त तो जो तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप है, कारकुनान हैं, वो खासे पुरजोश दिखाई देते हैं। और सबसे अहम बात जो इसमें दिखाई देती है, जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, जो इनके रहनुमा हैं, वो ख़ुद खासे मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। हर घंटे 2 घंटे के बाद जो है वो हॉकी स्टेडियम का दौरा किया जा रहा है, इंतजाम चेक किए जा रहे हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर आएंगे, फिर वहाँ पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पैगाम दिया जाता है कि इमरान खान साहब यहाँ पर मौजूद होंगे। और वैसे भी तहरीक इंसाफ का एक वतीरा है कि तहरीक इंसाफ के लिए जब भी इमरान खान कॉल करते हैं तो वो मौजूद होते हैं। वो खास सड़क हो, चौक हो, वो डी ग्राउंड इस्लामाबाद हो, वो परेड ग्राउंड हो, या लाहौर का मीनार पाकिस्तान हो, लाहौर का लिबर्टी चौक हो, या कि अब नेशनल हॉकी स्टेडियम, वो मौजूद होते हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान और खूब जो है वो अपनी शिरकत करते हैं। इस वक्त लाहौर में जोशो खरोश अरूज पर है। आज जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर में पहुँच जाएंगे। यहाँ पर वज़ीर आला हाउस में वो वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात करेंगे। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और इंतज़ामी मामलात पर भी गुफ्तगू होगी और इसके साथ जितने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और काबीना के मेंबरान हैं उनके साथ भी मुलाकातें होंगी और तमाम तर जो है रिपोर्ट पेश की जाएगी इमरान खान साहब को हवाले से गुज़श्ता काबीना के बनने से लेकर अब तक की और तमाम सियासी सूरत हाल की और जलसे की तैयारियों के हवाले से भी उन्हें भरपूर तरीके से आगाह किया जाएगा। आज रात जो है खान इधर लाहौर में ही क़याम करेंगे और तमाम मामलात की मॉनिटरिंग खुद करेंगे और कल जो है वो तहरीक इंसाफ इस नेशनल हॉकी स्टेडियम के अंदर अपना भरपूर जलसा करने की कोशिश करेगी। और आपको वर्दा एक बात बताऊं, ये जो अभी एक ख़बर चलाई जा रही है, न्यूज़ चल रही है मुख्तलिफ चैनल्स पे, आपने देखा कि जब तहरीक इंसाफ ने अपने जलसे का रुख इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ मोड़ा और नेशनल हॉकी स्टेडियम का इंतखाब किया तो वहाँ पर एक खबर बताई गई कि यहाँ से आस्ट्रो टर्फ हटा दी गई है तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए। तो इस खबर की मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये खबर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जो आस्ट्रो टर्फ है पिछले 6 माह से इसको अनफिट करार दे दिया गया था। जो स्पोर्ट्स इंतजामिया है उसकी जानिब से बाकायदा तौर पर इसकी समरी भी इरसाल हो चुकी थी और इसके बड़ा सबूत ये है कि 6 माह से जब इस दौरान जो भी कैंपिंग हुई है पाकिस्तान हॉकी टीम की, जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स में जाना था और इसके अलावा एशिया कप में जाना था, उनकी जो है कैंपिंग भी इस ग्राउंड में नहीं हुई है क्योंकि इस आस्ट्रो टर्फ पर जो माहिरीन के मुताबिक बबल्स बन चुके थे और यहाँ पर बॉल का रन करना मुश्किल था, इसलिए वो कैंप्स भी जो हैं वो भी ग्राउंड में हुए हैं। मगर उसके बावजूद जब इस आस्ट्रो टर्फ को बदलने के लिए हटाने की कोशिश की जा रही है तो इससे भी जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ मंसूख किया जा रहा है। वर्दा बात वही है जो अभी आप बैठी डिस्कस कर रही थी कि इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी में, सियासी जाती मुफादात में इस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया है कि अवाम जो है इस वक्त परेशानी का सामना कर रहे हैं। सच नहीं बताया जा रहा, अपनी अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए जिसके पास जो ताकत है वो इस्तेमाल कर रहा है। सही कहा खबर आपने, जैसे कि अभी आपने बताया हमें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका शुक्रिया दूंगी कि आपने हमें इस खबर की तस्दीक बताई कि भाई ऐसा नहीं है कि जलसे की वजह से जो खबर चलाई जा रही है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अपनी मर्जी से किसी भी खबर को मोड़ तड़ोड़ के जो है वो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करके बताया जा रहा है। खैर बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, अवाम बहुत परेशानी का शिकार है, समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ पे यकीन करें, किस खबर पे यकीन ना करें। खैर एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है, आगे समय बहुत कुछ भी है आपको दिखाने के लिए। देखते रहिए दुनिया बोले, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और आज 12 अगस्त के दिन दुनिया भर में वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है, यानी कि नौजवानों का आलमी दिन। और थोड़ा सा आपको बताती चलूँ मैं कि सबसे पहले यूथ डे जो सेलिब्रेट किया था ये कैथोलिक चर्च में हुआ था बाय पोप जॉन पॉल, 1985 में सेलिब्रेट किया गया था। और इसका मकसद ये था कि यंगस्टर्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं अपने रिलीजन के रिलेटेड या फिर अपने शहर के रिलेटेड जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं या उनका एज ए वॉलंटियर बनाया जाता है कि उनको पता चल सके कि वो किस तरह से एक अपनी यूथ में आके अपने मुल्क के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए वो आगे काम कर सकते हैं, उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। और जब नौजवानों की बात होती है तो हम भी अभी नौजवानों में ही आते हैं क्योंकि इसकी एज लिमिट तो खैर कोई है, लेकिन हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा है कि आफ्टर 40 यानी कि 40 साल की उम्र तक आप यूथ में ही आते हैं, उसके बाद फिर आप अपने आप को यंग समझना जो है वो थोड़ा कम कर दें। लेकिन कोई बात नहीं, एज इज जस्ट अ नंबर, आपका दिल जवान होना चाहिए और यंग होना चाहिए। खैर जब हम बात करते हैं यूथ की और यंग जनरेशन की
तो उसमें अगर हम ई कॉमर्स की बात ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुल्क भर में जिस तरह से ऑनलाइन कारोबार और कम्युनिटी में गैप ख़त्म हो रहा है, इसी तरह से इससे वाबस्ता लोग माहाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग की अगर हम बात करें तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आप सोचते हैं हम लोग कि कौन जाए मार्केट मॉल जाके 10,000 जगह को चक्कर लगाए, जब आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है और ऑनलाइन आप घर बैठे ही शॉपिंग कर सकते हैं। और जब ऑनलाइन शॉपिंग की बात आती है तो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही ऑनलाइन शॉपिंग साइट है जिस पे हम सब आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, और वो है दराज। और दराज की खरीदो फरोख्त जिस तरह से वहाँ पे कितना आसान है वहाँ पे करना, कस्टमर्स को वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वो फराहम करती है जिसकी कस्टमर्स को तलाश होती है। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उनका एतमाद जो है वो अपने कस्टमर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। कस्टमर्स का एतमाद भी दराज से बहुत ज़्यादा है और वो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड भी करते हैं, उनकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स आ जाती हैं, तो वो क्या है, किस तरह से ई कॉमर्स पाकिस्तान में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। एक तो हम यहाँ पे लेट बहुत हैं, पहली बात पाकिस्तान में, क्योंकि अगर दुनिया भर की हम बात करें वर्ल्ड वाइड तो ई कॉमर्स बहुत आम हो चुका है, ऑनलाइन शॉपिंग हर चीज़ में चल रही है। हमने इतना लेट इसको अडॉप्ट क्यों किया, और अगर किया भी है तो अभी भी इस तरह से हम इसमें इन नहीं हो पाए हैं, इसकी वजह क्या है हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज ज़ीशान अली, डायरेक्टर डिजिटल पेमेंट हैं दराज के। अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा जी, बताइए कि सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि पाकिस्तान में एक तो ई कॉमर्स का रुझान बहुत लेट आया, ऑनलाइन शॉपिंग अभी भी है लेकिन इतना ज़्यादा मैं कहूँगी पॉपुलर नहीं है, लोग इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसका रीज़न क्या है? आई थिंक एक बुनियादी रीज़न ये कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की पेनिट्रेशन थी वो अभी पिछले कुछ सालों से ही उसका काफ़ी ग्रोथ आई है, जो कि एक एसेंशियल कंपोनेंट है कि आप ई कॉमर्स की तरफ जाएं। दुनिया भर में तो ई कॉमर्स के 20-25 साल से काफ़ी एग्रेसिवली ग्रो करा है। मेरा अपना पहला ई कॉमर्स का ऑर्डर जो है वो तकरीबन आज से 15 साल पहले था यूएस के अंदर, उस वक्त यहाँ पर इतना कॉमन नहीं था। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी अब पिछले कुछ 4-5 साल में ये ट्रेंड्स आना शुरू हुए हैं, हमारे यूथ बल्ज है तो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इस वक्त जो ग्रोथ रेट हम पाकिस्तान में देख रहे हैं वो काफ़ी हौसला अफजा है। एंड वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह कुछ और सालों में हम उसी बेंचमार्क या उसी लेवल पे आ जाएंगे जहां डेवलप्ड इकोनॉमीज में। जैसे एक वक्त खान साहब कहते थे कि मेरा वोटर अभी बहुत छोटा है, लेकिन अब जाके उनके वोटर्स निकल के बाहर सामने, तो क्या आप भी यही बात कर रहे हैं कि अभी आपके जो कस्टमर्स हैं बहुत छोटे हैं, अभी कुछ आने वाले सालों में जो है वो ई कॉमर्स की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ जाएगा उनका? किसी हद तक, लेकिन क्योंकि ई कॉमर्स की अडॉप्शन जो शुरू में होती है वो आपकी यूथ बल्ज के थ्रू ही होती है, वो यूथ ही आपको जल्दी अडॉप्ट करती है, फिर वो जैसे अपनी लाइफ साइकिल में मैच्योर होती है तो वो आपका एक लॉयल कस्टमर आगे कंटिन्यू करता है। तो ये कुछ 2-3 फैक्टर्स है जिसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ा पीछे है, बट ग्रोथ रेट यहाँ का बड़ा हार्टनिंग है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक डेवलप्ड इकोनॉमीज की तरह ई कॉमर्स को। ऐसा दराज क्या रोल प्ले कर रहा है कम्युनिटी की अपलिफ्टिंग में? लेकिन कम्युनिटी की अपलिफ्टिंग के लिए इकोनॉमिक अपलिफ्ट बड़ी ज़रूरी है। जब तक लोगों की इनकम्स और अर्निंग्स और उनकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो वो अपलिफ्ट हो नहीं सकती। तो उस कॉन्टेक्स्ट में दराज एक आपको बताइए एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे सेलर्स के पास अगर आइडियाज़ या प्रोडक्ट्स हैं तो वो बगैर इस चीज़ की फ़िक्र किए हुए कि वो कौन से शहर में हैं या उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो दराज के ऊपर आके ऐप के ऊपर आके अपनी शॉप खोल सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उनकी फिर ऑडियंस पूरा पाकिस्तान बन जाता है। आप मिसाल के तौर पर अगर साहिवाल में हैं, आपका कोई अच्छा प्रोडक्ट है, तो अब आपको एक दुकान खोलने की उसमें सरमायाकारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप दराज पे आएँ, अपनी शॉप एक्टिवेट करें, हम आपको उसमें एजुकेट भी करेंगे, आपके बिज़नेस को ग्रो करने के लिए टिप्स भी देंगे, और फिर आपकी ऑडियंस पूरा पाकिस्तान है। आपको कराची से कस्टमर मिल सकता है, फिर मज़ीद आपको कोई लॉजिस्टिक्स की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑर्डर दराज ही कराची या किसी और गवादर तक पहुंचा के देगा। सो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में दराज हैज़ डन रियली एक्सेप्शनल जॉब ओवर द लास्ट ईयर्स। हमारे पास तकरीबन इस वक्त प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे 70,000 सेलर्स लाइव हैं। 70,000 सेलर्स। अच्छा, इनकी कोई स्क्रूटनी वगैरह होती है कि कैसे आप लोग डिसाइड करते हैं कि ये सेलर हमारे प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए? क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि दिखता कुछ और है और निकलता कुछ और है जब आप ऑर्डर करें, तो ये कैसे आप डिसाइड करते हैं कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है? हमारे पास जो है प्रोडक्ट्स के 1-2 रिव्यूज़ होते हैं, सेलर्स का फीडबैक आता है, इसी तरह उनके बहुत सारे और मेट्रिसेस बने हुए होते हैं कि अगर उनके रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं, क्वालिटी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो हम उनको फिर डीलिस्ट भी करते हैं। अभी कुछ महीनों पहले हमने एक अच्छा खासा लॉट जो हमारे सेलर्स का था जो अंडर परफॉर्म कर रहा था उनको भी डीलिस्ट भी किया, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे प्लेटफॉर्म जब आप आते हैं शॉपिंग के लिए तो आपको बिल्कुल जेन्युइन और एक क्रेडिबल सेलर के साथ आपका इंटरेक्शन हो। सो एक ये एक्सरसाइज चलती रहती है, वी हैव टू वीड आउट दोज सेलर्स हु आर नॉट अप टू द मार्क।
एग्जैक्टली ये चीज़ आप लोगों को करनी पड़ती है कि बाज़ दफ़ा होता है ना, लोग कहते हैं कि जी हमने एक दफ़ा ऑर्डर किया था लेकिन हमारे साथ स्कैम हो गया, तो फिर लोग डरते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग खुद भी इस चीज़ को देखते हैं और इस तरह के सेलर्स को आप खुद डीलिस्ट कर देते हैं। वैसे तो मार्केट में जाके भी कभी कभी हो जाता है इत्तफाक कि वही आप कुछ खरीदते हैं, खुद जाके देखते हैं तो आउटलेट से भी चीज़ खराब निकल आती है। ऐसे वो भी है, प्लस खुदा न खास्ता आपके साथ ये इत्तफाक हो गया तब भी यू आर कवर्ड, आपके पास रिटर्न का ऑप्शन है, आप जो है दराज के प्रोडक्ट रिटर्न कर दें। अगर आपका क्लेम जेन्युइन हुआ तो आप पैसों की बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आपको कुछ दिनों के SLA के अंदर जो आपका टाइम रिक्वायर्ड होता है आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि अभी दराज ने कोई यूनिवर्सिटी एंड वीज़ा कोलैबोरेशन भी कोई प्रोग्राम निकाला है, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें कुछ बताएं। उसी सवाल से मैं कंटिन्यू करूँगा अपलिफ्ट के हवाले से, इकोनॉमीज मुल्क की कैसे हम अपलिफ्ट करें। तो जब हम सेलर्स को दराज पर इंकरेज करते हैं कि आपका कोई प्रोडक्ट है तो दराज पे आके बेचें, तो हम वहाँ नहीं रुकते, सिर्फ हम अपने सेलर्स को उनकी पूरी लाइफ साइकिल में मुख्तलिफ एजुकेशन और ट्रेनिंग के मौके प्रोवाइड करते रहते हैं। और उसी सिलसिले में दिस वाज वन ऑफ द नेक्स्ट इनिशिएटिव्स दैट वी हैड कि वीज़ा, अब सबको पता है ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी है जो कार्ड्स की पेमेंट प्रोसेस करती है, लेकिन उसके बहुत ग्लोबल लेवल बहुत सारे कोर्सेज हैं जो वो कराती है टू सेलर्स जो ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ योर बिजनेस, तो वो कोर्सेज हमने वीज़ा से उनके अडॉप्ट किए इनटू पाकिस्तान, उनको लोकलाइज किया उर्दू लैंग्वेज में प्लस लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करके उन कोर्सेज को अब हम पाकिस्तान में दराज यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे शोकेस करते हैं। तो जो सेलर्स इंटरेस्टेड हैं उनसे कुछ इस्तेफादा हासिल करने के लिए वो उन कोर्सेज़ को लें, उनको पढ़ें, उनका कंटेंट है, और फिर अगर वो उस कोर्सेज़ के एग्जाम्स भी पास कर लेते हैं, क्विजेस, तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है बाकायदा दराज और वीज़ा की तरफ से। एंड दैट्स अ लाइफ लॉन्ग क्रेडेंशियल जो आप बाद में अपने करियर में या लिंक्डइन पे उसको शोकेस कर सकते हैं। दैट एड्स योर क्रेडिबिलिटी कि ये सेलर ना सिर्फ सेल कर रहा है दराज पे बल्कि इसके पास वो स्किल सेट मौजूद है, सर्टिफिकेशन भी है उसकी। एग्जैक्टली, सो ये ग्लोबल पार्टनरशिप दराज ने अभी क्रैक करी है विद वीज़ा। सही। अच्छा आपने कोई इनिशिएटिव लिया है MPOS का, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पेमेंट ऑफ प्रोसेस का, वो क्या है? देखिए डिजिटल पेमेंट्स की अडॉप्शन पाकिस्तान में अभी काफ़ी कम है। उसके एक वजह तो ट्रस्ट फैक्टर भी है कि लोग कार्ड्स को यूज़ करते हुए डरते हैं और कैश को प्रेफर करते हैं। तो हमने फिर ये देखा कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जितनी डिजिटल पेमेंट हो रही है उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए वो कस्टमर्स जो कैश पे ऑर्डर प्लेस करते हैं हम उनको एक और अपॉर्चुनिटी दें कि जब उनके दरवाजे पे, उनके घर पे हमारा दराज का डिलीवरी हीरो पैकेट लेकर आता है तो उस वक्त भी अपना कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं उसके मोबाइल के थ्रू। अच्छा। हम सब ने पॉस मशीन तो देखी होगी, जब हमारे पास एक बड़ी अच्छी खासी बल्कि सी मशीन होती है, जगह होती है वो, उसमें आप कार्ड स्वाइप करते हैं, तो उसका एक ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी ये आई है कि अब आपको मशीन अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल के अंदर ही एक ऐप है जो HBL और वीज़ा ने मिलकर डेवलप करी है और दराज के साथ पहली दफ़ा पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है। अच्छा, उसकी कोलैबोरेशन हुई है, कोलैबोरेशन हम तीनों की। तो अब हमारे जो डिलीवरी हीरोज हैं उनके मोबाइल्स के अंदर वो ऐप्स हैं, आप जब आपके पास आपका कैश का ऑर्डर आएगा तो आपको एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप अपना कार्ड ले आइए, उस ऐप के थ्रू स्कैन कीजिए, तो आपका कार्ड नंबर आ जाएगा, उस पैकेट की जो सारी डिटेल्स हैं, प्राइस उस ऐप में आ जाएंगी और वो ऐप आपके कार्ड से ट्रांजैक्शन कर लेगी। फ़ायदा कंज्यूमर को ये है कि उसको डोर स्टेप पे उतना कैश अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर कैश जब एलिमिनेट होता है, एक डिजिटल पेमेंट होती है, तो वो सारे बिजनेस के लिए बड़ी एफिशिएंट है, हम भी सेलर को फिर जल्दी पे आउट कर सकते हैं कि आपको पता है कैश पेमेंट हो गई है। और कंज्यूमर के लिए एडवांटेज ये है कि वो लोग जो पहले घबराते थे कि मैं पेमेंट पहले करूँ, प्रोडक्ट 4 दिन 2 दिन बाद आएगा, वो उस वक्त डिजिटल पेमेंट करते हैं जब प्रोडक्ट उनके घर पे खड़ा होता है। तो ये ज़्यादा लाइक सेफ साइड भी। अच्छा, एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को, अक्सर कंज्यूमर्स में कंफ्यूजन होती है कि वो पहले पार्सल लेते हैं, उसको खोल के देखते हैं कि जी सही है, ठीक है, फिर पेमेंट करते हैं, तो और उस पर फिर पॉलिसी कहते हैं कि नहीं जी आपको पार्सल तब दिया जाएगा जब आप पेमेंट करेंगे। तो ये कहाँ कन्फ्यूजन आती है, इससे सेलर को कितना नुकसान होता है? देखिए, पैकेट खोलने का ऑप्शन दराज तो नहीं देता, वो कहता है कि आप पेमेंट करें पैकेट exactly. हमारी लेकिन कस्टमर आपका जो है वो सबसे पहले कहता है कि नहीं जी मैं पहले चेक करूंगा कहीं स्कैम तो नहीं हुआ। उसका भी अपना कहना एक तरह से बजा है, बट वी गिव हिम द कंफर्ट कि आप कवर्ड हैं। अगर आपको पैकेट खोलने के बाद, पेमेंट के बाद भी कोई आपको इशू नजर आता है तो जैसे मैंने पहले बताया, आप वो पैकेट हमें वापस कर दीजिए, हम आपके पास डोर स्टेप पे आके KLI के अंदर कराची रॉ पिक भी कर लेंगे और आपका कंप्लेंट जेन्युइन हुआ तो हम आपको पूरा रिफंड कर देंगे और आपको फुली कवर्ड है। सही। अच्छा निशान, मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे कि अगर हम इंटरनेशनली ऑनलाइन मार्केट्स की बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा दी जाती हैं कि अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट है XYZ, वहाँ पे तो स्टोव्स वगैरह हर चीज़, लाइक आपका फर्नीचर तक जो है वो ऑनलाइन आपके डोर स्टेप पे डिलीवर होता है। अगर इनफैक्ट आपका स्टोव भी सही नहीं समझ आया और 3 दिन में वो टूट भी गया या ख़राब हो गया, तो आप उस पर कंप्लेन करें तो वो FOC आपके घर आएंगे, टीम आपके घर से आके वो पिक करेगी, उसको अनफिट करके लेके जाएगी और फिर नया चेंज करके ला के आपके पास दे के जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर कोई
चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा अभी तक क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ हम जो है वो या तो फ़ोन में लाते रह जाते हैं या हम कस्टमर सर्विसेज पे कॉल कर करके थक जाते हैं, फिर कोई पॉलिसीज़ वो कहते हैं जी उसकी जो सेलर की तरफ से है वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं हो रही है, तो बीच में जैसे कि अगर सपोज दराज है तो अगर उसकी भी फिर बदनामी हो रही है तो इसको कैसे कवर करते हैं? देखिए इसमें क्योंकि हम समझ लें कि एक तरफ तो सेलर एक तरफ बायर और बीच में एक ब्रिज का दराज जो है वो रोल प्ले कर रहा है। दराज की कॉल है इसके अंदर, इफ द कस्टमर कंप्लेंट इज जेन्युइन तो सेलर को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो आपको ये ट्रस्ट फैक्टर है कि सेलर का तो क्योंकि बायर से वो तो चाहेगा कि वापस ना आए, नेचुरल सी टेंडेंसी है, लेकिन दराज एक बीइंग अ मिडल प्लेटफॉर्म बिटवीन द टू इन द लॉन्ग टर्म हैज़ दैट से एंड द फाइनल कॉल कि आपका ये प्रोडक्ट है, सॉरी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको ये वापस लेना होगा, हम कंज्यूमर को पैसे दे देंगे। तो वो एक चीज़ है। रह गई बात कि आपको कॉल करनी है टिपिकल किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारी ऐप के अंदर आपके अकाउंट सेक्शन में आप जाइए, जहाँ आपके ऑर्डर्स हैं वहाँ पे एक रिटर्न का ऑप्शन भी होता है। तो आप अपने सोफे पे बैठे बैठे ही आप रिटर्न प्रेस कर दें तो हमारे सिस्टम में वो रिटर्न की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको कॉल पे वेटिंग पे आने की जरूरत नहीं होती। तो वी हैव मेड दैट। अच्छा, और किसी को अगर सपोज बहुत टाइम लग गया, उन्होंने रिटर्न के बटन पे क्लिक किया, वो तब भी रिस्पांस नहीं आया, कि बाज़ लोग होते हैं हमारे माशरे में से बहुत से लोग हैं जिनमें सब्र का मादा जो है ना वो नहीं होता, उनका पित्ता उन्होंने निकाला हुआ होता है, वो कहते हैं सब्र नहीं है जी, हमने किया कल परसों में कॉल आ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा ईगर होते हैं कि जी हम फ़ोन या तो बात करें ताकि हमें तसल्ली हो जाए। तो इसके लिए अगर कोई आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहे या किसी कस्टमर सर्विस से बात करना चाहे तो उसके लिए कोई आपका एक कोई यूएन नंबर, कोई डिजिटल ऑनलाइन नंबर है? बिल्कुल वो भी है। अगर आप जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं 1-to-1, एक तो खैर चैट का ऑप्शन है, इंस्टेंटली आप चैट स्टार्ट कर सकते हैं अपनी ऐप के अंदर, वहाँ स्किप कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको वाकई कॉल पे ही अपना डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है प्रॉब्लम का, तो हमारा एक बिल्कुल यूएन नंबर मौजूद होता है, वहाँ पे जो है आप कॉल करें, वील अटेंड टू योर कॉल। सही, तो आप उसमें प्रॉपर रिस्पांस किया जाता है दराज की जानिब से? एक हमारा इनफैक्ट एक पूरा डिपार्टमेंट है कस्टमर सर्विस का, अच्छी खासी बड़ी टीम है, तो सिर्फ यही दिन रात देखती है कस्टमर्स की जो कंप्लेंट्स हैं वो टाइमली एड्रेस हो, टाइमली उनको रिजॉल्व किया जाए। सही, आपने तो सारे प्रोग्राम्स बताए कि जिस तरह के प्रोग्राम्स आपने इंट्रोड्यूस करवाए, उसमें कौन कौन से मजीद ऐसे प्रोग्राम्स हैं, इतनी टाइप्स हैं, इतने आगे मजीद उसके कहूँगी कितनी टाइप्स हैं उसकी जो लोग आपसे फ़ायदा बेनिफिट्स ले सकते हैं इसमें? क्योंकि हमने बड़े कुछ दिन पहले ही अपनी डिलीवरी के टाइमलाइंस को कम किया है, बिकॉज आप चाहते हैं कि जैसे ही आप ऑर्डर करें आपको फ़ौरन प्रोडक्ट मिल जाए। तो हमारे पास एक सेम डे डिलीवरी सर्विस अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुई है कि आप एक सर्टेन टाइम से पहले ऑर्डर करें तो आपको आपका ऑर्डर उसी दिन मिलना है। ये हमारा आपसे कमिटमेंट है। सही, ताकि आपको वो वेट, एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा आजकल की दुनिया में जहाँ पे बहुत तेज़ रफ्तार लाइफ है, लोग चाहते हैं कि यहाँ ऑर्डर करें और वहाँ उनको मिल जाए। तो वो हमने काफ़ी कम कर दिया, सेम डे डिलीवरी का एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च हो गया। उसके अलावा पेमेंट्स की दुनिया में हमने ये आपको एमपॉस ला के दिया कि अब आप जो है कैश का ऑर्डर प्लेस भी कर रहे हैं तो आप दरवाजे पे जाके जब आपको मिलता है तो कर दें डोरस्टेप। ये दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मुझे बड़ी पसंद आई है। थैंक यू सो मच अजीशान, आपने हमें अपना टाइम दिया, एंड थैंक यू सो मच दराज के, वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। घर बैठे अगर आपको सेम डे डिलीवरी चाहिए अपने प्रोडक्ट की तो आप वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और सेम डे आपके घर डिलीवर हो जाएगा। और ये एमपॉस का आपने एक बहुत अच्छा ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवाया कि आपके घर पर कैश नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ऑर्डर कर दीजिए, आपके पास कार्ड होना चाहिए और ऑन जब डोर स्टेप पे आपको प्रोडक्ट डिलीवर होगा वहाँ पे उस वक्त जो है वो कैश पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन जीशान साहब। और उसके साथ ही ब्रेक का वक्त है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और जो लोग अभी उठे हैं 10 बजे और जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है उनको हम सबकी तरफ से गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और आज वर्ल्ड यूथ डे मनाया जा रहा है, तो आपके साथ एक और खबर भी शेयर करना चाहूँगी जो कि एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए बीइंग अ वुमेन। कि पहले हमने सुना था कि समीना बेग हैं, उन्होंने K2 सर किया था, जो कि एक बहुत बड़ी, वो पहली खातून थी, बहुत बड़ा मार्का उन्होंने सर किया था, क्योंकि फीमेल्स के लिए ऐसे कहा जाता है कि वो सिंफे नाजुक होती हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ वो कैसे सर करेंगी। लेकिन अब नायला कियानी का नाम सामने आया है। नायला कियानी ने दुनिया की 11वीं बुलंद तरीन चोटी जो है वो सर कर ली है। 8000 मीटर से ज़ायद बुलंदी वाली 3 चोटियां सर करने वाली ये पहली पाकिस्तानी बन गई हैं। और नायला कियानी एक बैंकर हैं बाय प्रोफेशन, और वो एक कोहे पैमा भी हैं, एज ए उनका एक शौक़ है, उनकी हॉबी है, वो बाय एज ए शौक़ में वो कोहे पैमा भी हैं। और ये मेरी ज़िंदगी में होने वाले मुश्किल कामों से एक काम था नायला कियानी का, ये कहना था। नायला कियानी इतना उन्होंने एक बड़ा काम सर अंजाम दिया है। और हम इस वक्त बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर सैमसन सिमोन
शरफ भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि उनकी ट्रेनिंग वगैरह उन्होंने की है। तो ब्रिगेडियर सैमसन, ये बताइएगा कि कितना मुश्किल है कि बीइंग अ वुमेन के इस तरह की बुलंद तरीन चोटी पहली बार में ही सर करना? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लिए आज बहुत बड़े फख्र की और एजाज की बात है कि पाकिस्तान की एक खातून नायला कियानी ने एक माह में 2 चोटियां सर की हैं 8 किलोमीटर हाइट से ज्यादा। पहली चोटी जो उन्होंने सर की K2 थी और उसी महीने में 1 महीने के अंदर अंदर अब उन्होंने गश्त ब्रूम 1 सर की है। इससे पहले जो है गुज़श्ता बरस उन्होंने गश्त ब्रूम 2 भी सर की थी और इस वक्त पाकिस्तानी खवातीन में वो सर फहरिस्त हैं कि उन्होंने 3 चोटियां 8 किलोमीटर की हाइट से ज्यादा सर की हैं और ये सब कुछ उसने अपने हिसाब से किया है, कोई स्पॉन्सर्स नहीं है और यही पाकिस्तानी कौमाओं की कहानी है। लेकिन ये सिर्फ नायला कियानी नहीं है, इसका बहुत बड़ा फैसला जो है वो सरबाज खान के साथ आता है। सरबाज खान ने K2 नहीं चढ़ना था, लेकिन नायला कियानी के जो उस्ताद है रजा सरपारा, वो ट्रेनिंग के दौरान गिर गए, उनकी कमर टूट गई, उसके बाद वो यहाँ से रुखसत हो गए। तो नायला कियानी आपने सरपरस्त से बगैर रहेगी। तो उस वक्त सरबाज नेपाल से वापस आया तो उसने पुरानी दी पहली सर कर चुका था, लेकिन उसने उसकी सुरेन नायला से जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब की आवाज़ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। ब्रिगेडियर साहब क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकता हूँ आपको मैं। जी अब आपकी आवाज़ थोड़ी सी बेहतर हुई है, प्लीज़ थोड़ा सा आप थोड़ा स्लो बोलेंगे तो शायद आवाज़ क्लियर है कि आपकी आवाज़ ब्रेक बहुत ज़्यादा हो रही थी। जी कंटिन्यू कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आज की जो सक्सेस है इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है सरबाज खान के सर जाता है, क्योंकि उन्होंने लीड किया इस टीम को जिसमें अल्टीमेटली 6 पाकिस्तानी थे। उसमें काशिफ शरोज था, उसमें इम्तियाज सरपाला था, सफेद अली सरपाला, सोहेल सखी। इन सबने आज सुबह सवेरे काशिफ ने जो है सुबह 5:15 बजे और नायला और उसकी टीम ने सुबह 7:30 बजे की छोटी सर की है। सही, उन्होंने छोटी सेट की। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर सैमसन सिमोन शराफ हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे का बाइसे फ़ख्र बात है कि अब ख़वातीन भी एज ए कोहे पैमा शौकिया तौर पे भी और प्रोफेशनली भी वो सामने आ रही हैं। और पहले तो कहा जाता था कि ज़्यादातर मर्द हजरात इस शोबे में पाए जाते हैं, लेकिन अब ख़वातीन भी किसी प्रोफेशन में कहीं भी कम नहीं हैं, तो ये बात एक बहुत अच्छी सी है। तो हम बात कर रहे थे वर्ल्ड यूथ डे, क्योंकि आज वर्ल्ड यूथ डे मनाया जाता है, तो हमने भी कोशिश की है कि हम सारी आपको वही खबरें ला के दें जो एक वर्ल्ड यूथ डे के दिन हमें रिलेट करती हैं, चाहे वो हमारी ख़वातीन हो, चाहे वो ई-कॉमर्स की बात हो। आगे चल के हम आपको एक हीरो से भी मिलवाएंगे क्योंकि वो भी हमारे यूथ हैं। और पाकिस्तान का शुमार उन खुशनसीब ममालिक में होता है जहाँ 15 से 33 साल की उम्र के नौजवानों की तादाद 63% है, यानी 63% है, और ये एक यूथ के दायरे में ही आता है। वैसे तो 40 इयर्स तक है, लेकिन हमारे यहाँ 63% है इसकी तादाद, यानी कि 15 से 33 साल की उम्र के नौजवान हमारे यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। और दुनिया भर में आज 12 अगस्त का दिन है जो नौजवानों के नाम से मंसूब है, जिसको मनाने का मकसद ये होता है कि नौजवानों को माशरे में दरपेश मसाइल, उनका हल और उनकी जानिब तवज्जो दिलाई जाए और बताया जाए कैसे उसको सल्यूशन निकाल सकते हैं, चाहे वो मुलाजमत का मामला हो या फिर वो सेहत का मामला हो, सियासत हो या फिर माशरे में मौजूद कोई भी आपकी कोई इफ्लाही काम हो या कुछ भी XYZ। आप कैसे अपने माशरे में, अपनी कम्युनिटी में, अपने नेशन में आप फ़रोग दे सकते हैं। और हम बात करेंगे आज का दिन तमाम नौजवानों के हम नाम कर रहे हैं और इस बारे में हम बात करेंगे कि कैसे मज़ीद हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को मज़ीद उजागर कर सकते हैं अपने यूथ में। तो हमारे साथ आज हमारे मौजूद हैं हाफिज़ अहमद, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हैं वो। और जब अगेन मैंने पहले भी कहा था कि जब नौजवानों की बात आती है और ई-कॉमर्स की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं। जी हाफिज साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है।
वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा हाफिज अहमद साहब बताइएगा कि किस तरह से हम नौजवानों में मज़ीद ये चीज़ ई कॉमर्स की हम उनको मज़ीद इस चीज़ में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उन्हें मज़ीद ये चीज़ बेदार कर सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो हमारा जो नौजवान है, पाकिस्तानी नौजवान, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि वो बहुत टेक्निकल है। ट्रू। इस बात को आप छोड़ दें कि उसकी कोई क्वालिफिकेशन है या नहीं है। आप देखें कि एक गांव का रहने वाला नौजवान, अभी वो उसने मैट्रिक नहीं किया, इंटर नहीं किया, वो मोबाइल अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। और यहाँ तक कि मैं ये बात करता हूँ कि अगर कोई ऐप्स, कोई ऐसी कोई भी गेम है जो पाकिस्तान में बैन है या कुछ भी ऐसा है, तो हमारे नौजवान को पता है कि VPN कैसे यूज़ करना है, VPS कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे चलाना आता है उनको। तो वो उनको आता है, तो वो उसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं लेके आता वो नौजवान। आप YouTube पे, Facebook पे कंटेंट उठा के देखें कि जितना अजीब कंटेंट होगा या जितना आप कह लें कि फजूल कंटेंट होगा, उतने उस पर व्यूज़ ज़्यादा होंगे। तो काम की बात हमारा नौजवान क्यों नहीं देखता? यानी एक स्टोरी आ गई है, एक फजूल सी स्टोरी है, तो उस पर देखेंगे 10 मिलियन 20 मिलियन तक व्यूज़ होंगे। एक काम की बात है कि भाई एक स्किल सीख लो, एक काम सीख लो, पैसे कमा लो, उस पर कम होंगे। तो हमारे नौजवानों को इस तरफ आना होगा। अगर एक एवरेज जो पाकिस्तान में 6 से 8 घंटे नौजवान जो है, ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, वरना 10 से 12 घंटे तक बात जाती है, मोबाइल पे मोबाइल इस्तेमाल होता है। अब उसमें से कितने घंटे हम उसको प्रोडक्टिव यूज़ करते हैं, सवाल ये है। बाकी दुनिया के अंदर आप देखें, फ्रीलांसिंग में नो डाउट पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तीसरे नंबर पे है, जो कि पहले चौथे नंबर पे था। ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है कि भी तीसरे नंबर पे है। हमने इसको मज़ीद आगे लेके आना है। तो हमारे नौजवानों को ज़रूरत है कि अब वो फजूल वीडियोस या गेम से निकल के, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही छोड़ दें, भाई एक्टिविटी है, ठीक है, आप वो भी करें, लेकिन उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें कि आप इसी मोबाइल के तरीके से पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं। सही, बिल्कुल। तो अब आपको अच्छा अहमद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, आपने कहा कि पैसे किस तरीके से कमाने, उसका सही रास्ता भी आप बताएंगे, लेकिन मेरा यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है आपसे कि क्या आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में और ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में जो इस तरह की ऐप्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप भी जानते हो किस तरह की ऐप है, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि बहुत ही कोई फजूल, जितनी फजूल तरीन कोई वीडियो होगी, कितनी फजूल तरीन स्टोरी होगी, बहुत ही फारिग किस्म की कॉमेडी होगी, उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ होंगे और हमारी यूथ जो है वो इस तरफ जाके ज़ाया हो रही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे किसी ऐप की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ जेन्युइन पैसे कमाने की। मैं YouTube की बात कर रहा हूँ। मैं भी इस तरह क्या की हमारे ऐप्स नौजवान की को और नहीं पता जनरली कि बात YouTube कर से पैसा रही हूँ। कमाया जाता है? जी 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 बिल्कुल। मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि अगर आप किसी का अकाउंट हैंडल कर लेते हैं, YouTube का अकाउंट आप किसी का हैंडल कर लेते हैं, अब आप फर्ज करें आपका YouTube चैनल है, तो क्या सामने आने वाला बंदा अकेला तो काम नहीं कर रहा, उसके बैकएंड पे एक टीम बैठी है। तो आप टेक्निकल काम सीखें, SEO का काम सीखें कि हमने ये वीडियोस को रैंक कैसे करना है, आप एडिटिंग का काम सीख लें, बैकएंड पे काम कर लें, आप किसी का फेसबुक पेज मैनेज कर लें। आप दुनिया की बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं, अमेज़ॉन है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, आप वहाँ पे अपना अकाउंट बना के कुछ सेल कर लें। अच्छा आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं कहता हूँ कि हमारा नौजवान कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। तो भाई आप फ्रीलांसिंग सीखें। फ्रीलांसिंग में ये नहीं कह रहा कि आप कोई ऐसा काम कि बस आप बैठे हैं, क्लिक करे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपका एक क्लाइंट है, वो अमेज़ॉन पर बेचता है, अब उसके पास टाइम नहीं है कि वो अपना अकाउंट हैंडल करे। आप उसके लिए उसकी प्रोडक्ट निकालते हैं कि आपको क्या बेचना है, उसके लिए प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी कराते हैं, प्रोडक्ट का अच्छा कंटेंट लिखवाते हैं, प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं। चाइना में आप अली बाबा के थ्रू जाते हैं, वहाँ से होलसेल में प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये सारे काम हैं, काम करके पैसे कमाए जाते हैं। वो जो हमारे नौजवानों में एक है ना कि शायद एक बस आ जाएगा, ईमेल फॉरवर्ड करनी है सारा दिन में, या क्लिक करना है, क्लिक करके पैसे नहीं कमाए जाते। अच्छा अहमद साहब, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, पूछना भी चाहूँगी आपसे कि आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी यूथ, अगर हम ई-कॉमर्स की बात करें तो उसका रुझान वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, घर बैठे पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारी यूथ में एक वो कहते हैं मेहनत करना जो है वो उनके अंदर वो चीज़ नहीं रही, एक मेहनती नहीं है। ज़रा जहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई, ज़्यादा कोई चीज़ काम प्रोलॉन्ग हो गया तो वो थक जाते हैं कि नहीं जी इससे पीछे हटो, हम दूसरी जाने बढ़ जाते हैं। ऐसा है कि मेहनत से घबराने लग गए हैं? बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल यही बात मैंने शुरू में की ना कि मेहनत क्यों, क्योंकि फोकस आपका अगर दिल कर रहा है कि मैंने ये वाली ऐप चलानी, वो बैन भी है तो आप चला लेते हैं पाकिस्तान में। लेकिन अगर एक तरह आपको पता हो कि भाई यहाँ से पैसे आएंगे, वहाँ पे मेहनत करते हो, तो इसका मतलब है कि जहाँ हमारा दिल चाहता है वो काम हम कर लेते हैं। तो अगर हम अपने दिल को इस तरफ भी ले आए थोड़ा सा कि हमने काम भी करना है, मेहनत भी करनी है। और होता ये है कि नौजवान आज एक वीडियो देखता है, वो कहता है जी यूट्यूब में बहुत पैसा, मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा।
अगले दिन एक बंदे के पास बैठा होता है, वो बंदा बताता है कि जी मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, बड़ा पैसा है। वो नौजवान कहता है मैं तो वेबसाइट्स बनाऊंगा। तीसरे दिन वो एक एडिटर के पास बैठ जाता है, वो कहता है जी एडिटिंग में बहुत पैसा है। तो फोकस हट जाता है। एक तरफ गोल अपना एक सेट करें और एक फील्ड चुने, उसको 6 से 8 महीने 1 साल दे दें। नौजवान ये कहते हैं कि आज मैंने वीडियो देखी है, रात को जी मैं बैठा था, सुबह तो मैंने $1000 नहीं कमाया, तो ये फ्रॉड है। भाई पहले रात तो $1000 नहीं आएगा ना, रातों रात वो स्टार बनने का कॉन्सेप्ट हो गया, रातों रात फॉलोअर्स बढ़ने वाला कॉन्सेप्ट हो गया है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं रियलिटी की बातें करता हूँ, ऐसा नहीं होता। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, हाँ, लेकिन दूसरे किसी भी काम से बेहतर होता है। आप एक 16 साल की डिग्री के बाद, 18 साल की डिग्री के बाद, मैं डिग्री के अगेंस्ट नहीं बात कर रहा, आप मार्केट में जाते हैं 25-30 हज़ार की जॉब करते हैं, लेकिन आप फ्रीलांसिंग में पहले महीने एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं $2000, तो आप फ्रीलांसिंग में भी 6 महीने या 1 साल दे दें। मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं कह रहा, इतना टाइम दें तो आप ज़रूर कमा सकते हैं। फिर देखिए हमें ज़रूरत है, डॉलर का रेट आपको पता है कहाँ पर जा रहा है, तो हमें तो ज़रूरत है ऐसा काम करने की कि हम डॉलर अपने मुल्क में लेके आएँ। तो जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपके क्लाइंट हमेशा बाहर से होते हैं। 95-96% तो क्लाइंट आपका फॉरेनर होता है। अब वो आपको डॉलर में पे करता है। अब डॉलर में पे कर रहा है, पाकिस्तान में आ रहा है, पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो रहा है, हमारा भी फ़ायदा हो रहा है। जॉब्स के भी मसाइल हैं। 25-30 हज़ार की नौकरी से क्या बनता है? अब मंथ एंड पे या मिडिल, आपको पता ही है, आपको मैं एक एवरेज जॉब की बात करूं जो एक फ्रेश ग्रेजुएट को मिलती है। मैं एग्जेक्टिव क्लास की, और मैं एग्जेक्टिव क्लास में मैंने देखा है 10 साल 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद 2 से 3 लाख रुपए कमा रहे होते हैं। ये मैं एग्जेक्टिव जॉब्स की बात कर रहा हूँ। और फ्रीलांसर 1 से 2 साल में। छोटा सवाल करना चाहूंगी अहमद साहब कि हमारे पास वक्त की कमी, मुझे जल्दी से ये बताइए कि जिस तरह के आप बता रहे हैं कि हमें नौजवानों को इस तरफ जाना चाहिए, हमारे यहाँ कोई ऐसे कोई प्रोग्राम्स क्यों नहीं बनते जिससे हम अपने नौजवानों को बता सकेंगे जी ये फील्ड आपके लिए सही है, अगर फ्रीलांसिंग में आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये फील्ड बेहतर है। इस तरह कोई प्रोग्रामिंग्स वगैरह हो रही हैं आपकी जानिब से, कुछ इस तरह से है जहाँ वो जाके अपने कोर्सेज का इंतखाब सही से कर सकें? जी बिल्कुल ऐसा होता है। हमारे पास लोग आते हैं, फेसबुक पे सब कुछ ओपन होता है और यूट्यूब पे भी सब कुछ पड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ हम, और भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। माशाल्लाह पाकिस्तान में इस वक्त एक अच्छा ट्रेंड है। तो मैं नौजवानों से कहूँगा जाएं यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखें, मेरे पेज पे आ जाएं, कहीं भी चले जाएं, देखें जाके, पहले चुने। मैं ये नहीं कहता आते ही कोर्स करें, पहले देखें कि जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कौन कितने पैसे कमा रहा है। सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। अभी कल एक आई है माशाल्लाह, मेरे एक स्टूडेंट है, पहले हैं डिसेबल, कल मैंने की है, वो डिसेबल बंदा है, उसने मैट्रिक पास नहीं किया हुआ और पैसे कमा रहा है फ्रीलांसिंग से। सही, जबरदस्त, बहुत सही गाइडलाइन होना बहुत जरूरी है, जिसके पास सहूलियात भी है। सही गाइडलाइन होना बहुत जरूरी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, ई कॉमर्स एक्सपर्ट। उन्होंने बताया कि हमारे नौजवान जितनी मेहनत गेम्स खेलने में या फिर चीट कोड्स निकालने में, यानी कि जो ऐप ब्लॉक है यहाँ पे उसको रिवाइव करने में लगाते हैं, उतनी मेहनत अगर वो कर लेंगे फ्रीलांसिंग के काम में कि उनको पता चलेगा किससे वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं, डॉलर्स में कमा सकते हैं, अगर उस तरह थोड़ी सी मेहनत कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और पॉजिटिव साइड की तरफ जाएँ, नेगेटिव चीज़ की तरफ नहीं जाएँ। खैर, थैंक यू सो मच। और फिर आगे बढ़ते और आप बात करते हैं कि ज़रा पेश गोइयों की बात कर लेते हैं, बोल प्रेडिक्शंस कर लेते हैं हम कि आजकल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सितारे क्या कहते हैं। जश्न आज़ादी का समा है, लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं और दूसरी जानिब से सियासत में बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। कल आज़ादी का जलसा भी होने वाला है, तो सूरत हाल क्या रहेगी? हमारे साथ उनसा शाह हैं। अच्छा जी, हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी मैदान के हवाले से भी हम जानेंगे, हम प्रेडिक्शन भी करेंगे। अच्छा जी, उनसा आ गई हैं, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, तो उनसा से बात करते हैं। जी उनसा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं उनसा? मैं बिल्कुल ठीक। क्या बात है उनसा, बड़ी फ्रेश लग रही हैं आप। फ्रेश लग रही हूँ फ्रेश तो लग रही है, अभी नींद से उठ के आई हूँ लेकिन आज बड़ी अच्छी और फ्रेश लग रही हैं आप, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। अच्छा, उनसे ये बताइए कि बहुत ज़्यादा सियासत में गर्मा गर्मी चल रही है, कल खान साहब का आज़ादी जलसा भी है, तो कार्ड्स क्या कहते हैं कल के जलसे के बारे में या आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, खान साहब के बारे में? ठीक है, कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आएगा, ये वाला हमेशा ही आता है खान साहब के लिए क्योंकि उनका स्टार चल रहा होता है कार्ड्स के ऊपर। हमने कहा और कार्ड जो है वो वाकई निकल आया। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये आता है। अब मैं दोबारा क्या बातें बार बार रिपीट करूं, वही बातें बार बार मैं रिपीट कर जो आते हैं, जो वो बंदा प्रोटेक्शन देना पड़ता है। तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। कल जो है वो इनका जो जलसा है वो बड़ा बेहतरीन होगा और बड़ा
करते हुए नजर आ रहे हैं, डेडिकेशन नजर आ रही है खान साहब के काम में उनका जो सियासी जो मामलात हैं उनमें बहुत डेडिकेशन नजर आ रही है। लोगों के लिए मोहब्बत प्यार, मुल्क के लिए मोहब्बत प्यार नजर आ रही है खान साहब के लिए। तो बहुत जो है वो जबरदस्त जलसा होता हुआ नजर आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लोगों के साथ इंटरैक्शन नजर आ रहा है खान साहब का। और सियासी मामलात जो हैं 10 सन का कार्ड है, तो सियासी मामलात में वो छाए रहेंगे और सिचुएशन जो भी हो, चाहे वो पीटीआई के खिलाफ बहुत सारी पार्टीज हैं और बहुत सारे सही, यानी कि खान साहब का जलसा कल बहुत ही बेहतरीन होने वाला है बाकी और जलसों की तरह, क्योंकि पीटीआई के जलसे हमेशा बहुत ही बेस्ट होते हैं और बहुत बेहतरीन होते हैं। अच्छा, उनसे ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी के हवाले से हमने एक प्रेडिक्शन की थी हमारे ही शो में कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए और बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आएंगी पाकिस्तान के लिए, मईशत का और मज़ीद बुरा हाल हो जाएगा, आवाम के लिए रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, मज़ीद महंगाई हो जाएगी और बुरा हाल होगा। तो आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? देखिए, अगर मैं टैरो कार्ड्स देखूं तो ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मुश्किलात का कार्ड है, कंफ्यूजन स्ट्रगल कार्ड है, प्रॉब्लम्स का कार्ड है, कॉम्प्लिकेशंस नजर आ रही हैं। लेकिन अगर मैं 2 कार्ड उसके साथ देख रही हूँ तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है। और ये कार्ड और क्वीन का कार्ड होता है, सफरिंग नजर आ रही है, मुश्किलात जरूर नजर आ रही हैं, कुर्बानियां नजर आ रही हैं, मुल्क जो है वो अवाम जो है वो कुर्बानियां देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं हमेशा यही पाकिस्तान के लिए कहूंगी कि पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर हमेशा दुआएं, ब्लेसिंग्स हैं। तो कोई नुकसान तो मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, अवाम जो है वो परेशानी का शिकार जरूर होंगे, इकोनॉमी भी अप्स एंड डाउन्स नजर आ रही हैं, अप्स एंड डाउन्स रहेंगी, लेकिन जो है वो पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई नुकसान पहुंचता नजर नहीं आ रहा। तो ये सिचुएशन रहेगी, पाकिस्तान कोलैप्स नहीं करेगा। अच्छा, सही। अच्छा, उनसे एक आखिरी सवाल करूंगी, उसके बाद मुझे बताइएगा कि आज का दिन क्या कहता है स्टार्स के हवाले से। मुझे बताइएगा कि कहा जा रहा है, ये प्रेडिक्शंस भी हो रही हैं कि जो पीडीएम जमातों का इत्तेहाद है वो अगस्त के एंड में जो है वो इत्तेहाद खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। कि आपके कार्ड्स में ये चीज नजर आ रही है? क्योंकि फिर सियासत में हमें एक अलग ही पहलू देखने को मिलेगा अगर अगस्त के एंड में इत्तेहादी पार्टियों में कुछ आपस में तसादुम सा शुरू हो गया तो। बिल्कुल बात आप सही कह रही हैं वर्दा। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द जस्टिस का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अभी भी ये लोग बैलेंस कर रहे हैं, आपस में कोशिश करते हैं कि इत्तेहाद जो है वो बना रहे, लेकिन यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये स्टक होने का कार्ड होता है। तो मुझे लगता है कि पीडीएम जो है वो स्टक होती हुई नजर आ रही है नियर फ्यूचर, और जो है वो शायद वो इत्तेहाद जो है वो बरकरार नहीं रह सके, कंटिन्यू नहीं रह सके, जो पास्ट में था या जिस वजह से ये जो है पीडीएम बनाई गई थी वो चीज मुझे कंटिन्यू होती हुई नजर नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही है। सही। अच्छा, उनसे ये बताइए कि आज के दिन के हवाले से सितारे क्या कहते हैं? अगर हम बात करें, हम लियो से स्टार्ट करते हैं, अगस्त का महीना चल रहा है तो लियो से स्टार्ट करते हैं, तो आज का दिन कैसा रहेगा या आगे आने वाले 3 दिन लाइक जुम्मा, हफ्ता, इतवार? जी देखिए, लियो वालों के लिए थोड़ा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती है या फैमिली इश्यूज बढ़ सकते हैं, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल मामलात कहें तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो उनको थोड़ा सेविंग करने की ज़रूरत है, इस खर्चा अपना कम करना शुरू करें, सेव करना शुरू करें। और हो सकता है लियो वाले अगर जॉब कर रहे हैं तो बिजनेस कोई अपना साइड पर बना सकते हैं, और या तो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ऑलरेडी एक और बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो 2 चीज़ें एट अ टाइम बैलेंस करते हुए लियो वाले नज़र आ रहे हैं। सही। और लियो के बाद अगर आगे चलें लिब्रा की जानिब, लिब्रा वालों के लिए अब देखें बिल्कुल ऑपोजिट कार्ड्स हैं। लिब्रा वाले, मीज़ान वाले जो है वो कोई एस ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई नया पर्सन उनकी ज़िंदगी में आ सकता है, जिनकी शादी के प्रॉब्लम्स हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, शादी होती हुई नज़र आ रही है, रिश्ते आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे कुछ लिब्रा वालों के कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, कुछ नया पर्सन उनकी ज़िंदगी में आ सकता है। कारोबारी लिहाज से अगर बहुत ज़्यादा नुकसानात उनको हुए हैं, लॉसेस हुए हैं, तो कोई और बिजनेस शुरू करें तो नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ तो कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, सही। और इसके आगे बढ़ें तो लिब्रा के बाद
लिब्रा के बाद जो है वो स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो वालों के लिए देखें मैजिशियन का कार्ड है, स्कॉर्पियंस के लिए लक जो है उनका साथ देती नजर आ रही है। इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में जो जिस काम में भी वो हाथ डालेंगे उनको कामयाबी मिलेगी। अगर शादी करनी है तो शादीशुदा जिंदगी भी सक्सेसफुल होगी, बिजनेस का भी उनके लिए सक्सेसफुल रहेगा। सही, आगे बढ़े तो सेजिटेरियस वालों के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मैं यही कहूंगी कि सेजिटेरियस वालों को थोड़ा वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। सेजिटेरियस वालों की पेशेंस की कमी होती है, तो जल्दबाजी ना करें शादी में, चाहे कारोबार में, चाहे अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या सफर पर जा रहे हैं, तो उनको पेशेंस करना चाहिए, सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। सही। कैप्रिकॉन वाले जो हैं की जो एनर्जी है थोड़ी सी मुझे ये है कि उनको कोई धोखा दे सकता है, चाहे रिलेशनशिप में धोखा दे सकता है, दोस्ती में धोखा दे सकता है, या बिजनेस में कहीं किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत सोच समझकर पार्टनर बनाएं, क्योंकि उनको चीटिंग नजर आ रही है, ट्रैप नजर आ रहे हैं कि वो धोखा उनको मिल सकता है। कैप्रिकॉन वालों को यानी कि बहुत संभल के चलना पड़ेगा, कहीं भी उनको धोखा मिल सकता है। तो कैप्रिकॉन के बाद है एक्वेरियस। थैंक यू सो मच उनसा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया, हमें के हाल से अपडेट किया और मुल्क की सूरत हाल से भी हमें आगाह किया। कल का जलसा बहुत अच्छा होने वाला है, अभी तो कल पता चलेगा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब होता है। फिर हम मंडे को इस बारे में बात करेंगे। खैर इस वक्त एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब कुछ बात हो जाए वेदर की, तो आज अगर हम बात करें शहर कायद की और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इस वक्त कराची में आप देख सकते हैं कि कई इलाकों में इस वक्त बादल छाए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, और शाम तक कई इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं ज़्यादा हल्की बारिश होने के इम्कानात हैं। अगर दूसरी जानिब पंजाब की बात की जाए, आप देख सकते हैं तो वहाँ पे इस वक्त मौसम गर्म है। पंजाब के शहरों में मौसम खुशगवार रहेगा, लेकिन गर्मी की शिद्दत वहाँ भी कायम है। जबकि शहर लाहौर की बात अगर हम करें तो वहाँ पे कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 33 तक जाने का इम्कान है। और इस्लामाबाद का रुख करें, इस्लामाबाद में वहाँ आज मौसम अबर आलूद रहेगा और बारिश की पेशगोई भी की गई है। जबकि KPK में कम से कम दर्जा हरारत 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और दूसरी तरफ KPK के कई शहरों में बारिशों का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम अबर आलूद रहने की पेशगोई भी की गई है, जबकि वक्फे से बारिशों का सिलसिला मुख्तलिफ शहरों में जारी रहेगा। और तारीख़ी तौर पे अगस्त के महीने में गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा रहता है, जिसका अंदेशा इस बार भी है। जबकि बारिश के बाद हब्स और गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है, तो इस गर्मी के लिए भी ठंड का इंतज़ाम मुकम्मल रखें। हम आपको वक्फे से मौसम की सूरत हाल की खबर देते रहेंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी जनाब, पिछले कुछ दिनों से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि एक छोटे बच्चे की 8वीं जमात के तालिब इल्म की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि उस बच्चे ने गुजरात से उसका ताल्लुक़ है, उसने वहाँ पे एक चोर को पकड़ा और काफ़ी अर्से से हमारी टीम पूरी उस बच्चे को ढूंढने में लगी हुई थी। तो फाइनली आज वो बहादुर बच्चा हमसे मिलने वाला है। आज हमारे शो पर आज वो मौजूद है, आपको ही मिलवाएंगे। पहले मैं चाहूँगी कि जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो वीडियो कौन सी थी, आप देखिए उसको। गुजरात पुलिस की जानिब से नवाजा भी गया है। ये देखिए आप, एक चोर है जो एक खातून का पर्स छीन के भाग रहा है और बच्चे की आप हाजिर दिमागी चेक कीजिए, वो स्कूल का बैग उसके पीछे है और फौरी तौर पे उसने अपनी साइकिल उस चोर की बाइक के आगे फेंक दी ताकि बाइक गिर गई और देखिए चोर भागा है और फिर ये बच्चा भी उसके पीछे उसको पकड़ने भागा है। आप इसकी दिलेरी चेक कीजिए, आप इसकी हिम्मत चेक कीजिए, माशाल्लाह इसकी हाजिर दिमागी चेक कीजिए। और मैं तो इस बच्चे से बात करना चाह रही हूँ। अहमद अली, आप हमारे साथ हैं बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अहमद अली बेटा, आप इतने छोटे से हो और पहले मुझे ये बताओ कि कैसे एकदम जहन में आया आपके कि
इस तरह से आप चोर के सामने अपनी साइकिल फेंकोगे तो वो गिर जाएगा, और कैसे सडनली सोचा आपने एकदम से? इतने से तो आप हो। अहमद बेटा, आप मुझे बताइए कि कैसे एकदम से आपके जहन में आया कि आप इसके आगे अपनी साइकिल फेंक दें, चोर के आगे? मेरे जहन में यही आया था, मैंने चोर को पकड़ना है। आपके जहन में बस ये आया कि आपने चोर को पकड़ना है? गुस्सा आ गया था देख के जब उसने पर्स छीना था उस औरत का? नहीं, वो मरम पे है, उसको मोटा लेके भाग रहा था। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि पूरा मुझे स्टोरी बताओ कि हुआ क्या था। आप अपने स्कूल से घर जा रहे थे या स्कूल जा रहे थे? मैं ट्यूशन पढ़ के घर की तरफ आ रहा था। अच्छा, उनका वो ना पीछे आवाज लगाया कि चोर चोर चोर। अच्छा, फिर क्या आवाज आई? अच्छा, माइक के करीब आके बात करो अहमद, माइक के करीब आके बात करो। हाँ हाँ, अब बोलो बोलो बेटा। मैं स्कूल में ट्यूशन पढ़ के ना वापस आ रहा था, हमारे यहाँ आया ना, उन लोग का मोहब्बत से जागो पीछे से आवाज आ रहे थे चोर चोर चोर। मुझे आवाज आई, मैं साइकिल खड़ा हो गया। जब ये याद है मुझे तो मैं तुमको साइकिल दिला दूंगा। वो वैसे मुझे आगे आया, मैंने उसके ऊपर साइकिल दिला दिया, वो आगे जाकर दिया, गालू के ऊपर भाग गया। फिर मैंने अपना पीछे भाग गई। हाँ, अच्छा, जब आप उसके पीछे भागे अपना बैग फेंक के उसको पकड़ने के लिए, जब वो चोर गिर गया, आपको डर नहीं लगा? उसके पास गन हो सकती थी, वो आपको मार सकता था, वो तो आपसे इतना बड़ा था, आपको डर नहीं लगा? खड़े हुए थे वो तो चलेंगे ना। आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगा? अगर गन होती उसके पास तो? अच्छा, आपको किसने, आपको फिर सबने बहुत ज्यादा शाबाश कहा होगा, सबने आपको एक दोबारा से साइकिल भी गिफ्ट की गई है ना? नहीं, वो साइकिल वाली बहुत दूर था, किसी ने भी साइकिल अभी तक मुझे दी है। और अभी तक किसी ने साइकिल नहीं दी? भाई क्यों अभी तक साइकिल नहीं दी? अहमद अली के लिए नई साइकिल दे, और आला हुकाम जो है वो आपको साइकिल देगी, जरूर देगी। और आपको मुझे बताएं, आपको पुलिस की तरफ से भी शाबाशी मिली है ना वहाँ की? हाँ जी, मिलती है। और आपके फैमिली में तो सब बहुत खुश होंगे, और आप तो अपने स्कूल में भी हीरो बन गए होंगे ना? सब कह रहे होंगे अरे वाह, हीरो, रियल लाइफ हीरो। फिल्मों में तो बहुत होते हैं, आप तो रियल लाइफ हीरो है ना? हाँ जी। अच्छा अहमद, मुझे ये बताओ, बड़े होके क्या बनोगे? पुलिस में जाओगे, आर्मी ज्वाइन करोगे, क्या करोगे? बड़े होके क्या बनोगे? पुलिस में जाके ऐसे ही चोरों को पकड़ोगे? हैं, पुलिस में जाओगे? हैं, अच्छा, अभी कौन सी ग्रेड में हैं आप? 8th क्लास में हो? अभी कौन सी क्लास में हैं आप? 8th क्लास में। 8th क्लास में हैं, और 8th क्लास में माशाल्लाह इतनी बहादुरी, और मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी अहमद, और मैं यहाँ पे आपके लिए तालियां बजाना चाहूँगी कि माशाल्लाह आपने इतनी बहादुरी का काम किया, इतनी हिम्मत का काम किया, और थैंक यू सो मच अहमद बेटा, आपने हमें अपना टाइम दिया। और ऐसे ही हम कहते हैं ना, हम आज यूथ डे है, और तो आप देखिए हमारे पाकिस्तान का नौजवान माशाल्लाह, इसकी बहादुरी चेक करें आप, इसकी दिलेरी चेक करें कि वो कह रहे हैं नहीं मुझे डर नहीं लगा। हालांकि कोई भी बच्चा हो, और ख़ासतौर पे 8th ग्रेड का स्टैंडर्ड का बच्चा हो, और जिस तरह से इतना छोटा सा ये बच्चा है, मुझे देख के पहले तो हैरत हुई कि वाकई यही बच्चा है जिसने साइकिल फेंकी थी, कि वैसे ही बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं, कोई वारदात हो रही हो या कहीं से एकदम से अचानक शोर की आवाज़ आना शुरू हो जाए, बच्चे वैसे ही डर जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र दराज करे, इसको मज़ीद हिम्मत दे, इसका फ्यूचर अल्लाह करे ब्राइट हो। और मैं इसके पेरेंट्स को मैं ज़रूर सल्यूट करना चाहूँगी, इसकी मैं परवरिश की दाद देना चाहूँगी कि इसके माँ बाप ने इसको किसी से डरना नहीं सिखाया। और वरना होता ये ना, अमूमन मैं सीरियसली बहुत अफसोस के साथ कहूँगी कि हम अपने कराची में इतना देखते हैं स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे होते हैं, और लोग देख रहे होते हैं कि जी फलाने के साथ रॉबरी हो रही है, लेकिन अपना मुँह घुमा के जाएँ वो जी आगे चल पड़ते हैं, उस तरफ देखना ही नहीं है, इनको कुछ भी होता रहे। लेकिन एक 8वीं जमात का तालिब इल्म जब उसने शोर की आवाज़ सुनी
तो उसके जहन में फ़ौरन आया कि जब ये यहाँ से गुजरेगा और मैं अपनी बाइक, अपनी साइकिल जो है वो इसकी बाइक के आगे फेंक दूंगा, उसको भी चोट लग सकती थी, वो खुद ज़ख्मी हो सकता था, चोर पकड़ के उसको मार सकता था। उसने कुछ नहीं सोचा और उसने सिर्फ अपनी साइकिल फेंकी और उसने कहा कि जी मुझे चोर को पकड़ना है। तो ब्रावो जी, अप्रिशिएट, और मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी। और मैं दुआ गो हूँ हमारी आने वाली यूथ के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, कि इस तरह का टैलेंट हमारे पास मौजूद है, इस तरह के बाहिम्मत बच्चे हमारी यूथ, हमारी जनरेशन है। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और इसी के साथ ही आज के शो का वक्त ख़त्म होता है। फिर मुलाकात होगी आपसे इंशाअल्लाह मंडे को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा एंड आप सबको एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और संडे को हमारा स्पेशल शो इंडिपेंडेंस डे का देखना मत भूलिएगा। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।